हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के पाठ नंबर 12 के बारे में, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के बारे में। यानी पाठ का टाइटल है हमारे पास क्या, वन हमारी जीवन रेखा। क्या सच में और आखिर कैसे, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने एक कहानी भी सुनी थी इस पाठ के अंदर, बहुत ही प्यारी सी। अगर आपको वो कहानी सुननी है और पाठ को पढ़ना है तो चैनल पर विजिट करो बेटा, और विजिट करके इस चैनल की कंप्लीट वीडियो को देखो। आपको सब समझ में आएगा कि किस प्रकार से वन हमारी जीवन रेखा है। हालांकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जब ये क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब भी मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि कैसे वन हमारी जीवन रेखा है। और साथ ही बेटा मैं आपको ये कुछ ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर सेलेक्ट करने के तरीके बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि टीचर की मेंटेलिटी क्या होती है पेपर को बनाते वक्त। यानी वो क्या सोचकर डिजाइन करते हैं पेपर, कैसे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने वाले हैं पाठ नंबर 12 से, जिसका टाइटल है वन हमारी जीवन रेखा। पहला प्रश्न है, समझाएं कि वनों में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। यानी हम कैसे कह सकते हैं कि जीव जंतु वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक है। कुछ तो तरीके होंगे, कोई तो वजह होगी जिस वजह से हम ये कह सकते हैं। तो कहता है वन में कई प्रकार के जंतु रहते हैं। बात तो सही है, वन जंतुओं का घर है और वहां पर विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। साथ ही बेटा वो जंतु एक दूसरे पर तो निर्भर है ही, और वो पादपों पर भी निर्भर है और पादप उन पर निर्भर है। वो कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, चलिए जानते हैं। यह शाकाहारी, मांसाहारी, सूक्ष्म जीव आदि हो सकते हैं। हमने जाना हुआ है बेटा कि हम अगर भोजन के ऊपर आधारित वर्गीकरण को देखें तो हमारे आसपास में जीव जंतु जितने भी पाए जाते हैं वो सब जीव जंतु बेटा मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित होते हैं। पहले शाकाहारी, दूसरे मांसाहारी, तीसरे सर्वाहारी, और उसके बाद चौथा जो छोटा सा हिस्सा बच जाता है वो है बेटा क्या, सूक्ष्म जीवों का। यह वनों की वृद्धि में अनेक प्रकार से फायदेमंद होते हैं, प्रजनन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं, उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि ह्यूमस क्या होता है बेटा, तो आप बोलेंगे ह्यूमस वो गहरा रंग का पदार्थ होता है जिसको सूक्ष्म जीव परिवर्तित करके तैयार करते हैं कार्बनिक पदार्थों से। जंतु भी कुछ पादपों को प्रकीर्णन करने में मदद करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रकीर्णन एक विधि होती है जिसके द्वारा जीव जंतु अपने शरीर के द्वारा दूसरे कह सकते हो पौधों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। जंतु का क्षयमान गोबर यानी सड़ने वाला गोबर नवोद्भिद को उगने के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको उगने में, वृद्धि विकास करने में बेटा सहायक होते हैं। समझाएं कि वन बाढ़ की रोकथाम में किस प्रकार सहायता करते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये बताना है कि समझाना है कि बाढ़ या कह सकते हो किसी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो किस प्रकार से वनों पर आधारित हैं, या वन किस प्रकार से फायदेमंद होते हैं इन सभी आपदाओं में, या किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, वो बताना है। वन वर्षा के जलों के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। ये वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने, यानी भूमि के अंदर का जो जल होता है बेटा उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ों पर नियंत्रित करने में सहायक होते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को भी बनाए रखते हैं, और जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर मृदा अपरदन का कारण भी बनेगी बेटा। इससे मृदा का कटाव होगा और मृदा की जो उपजाऊ क्षमता है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है बेटा, वो नदियों में बह जाएगी। तो ये सब फायदे होते हैं बेटा हमारे पेड़ों से, या फिर आप कह सकते हो जंगलों से। अपघटक किन्हें कहते हैं, इनमें से किन्हीं 2 के नाम बताइए। ये वन में क्या कार्य करते हैं वो बताना है। पादपों, जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम अपघटक कहते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादप और जंतुओं के पोषक तत्व मृत यानी मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं और वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पदार्थों या सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के अवशेष और क्षयमान गोबर या फिर मल मूत्र इत्यादि जो होते हैं बेटा जानवरों के, उनको सड़ाने गलाने का कार्य ये सूक्ष्म जीव ही कहते हैं या करते हैं, जिन्हें हम अपघटक कह देते हैं। इनमें से बेटा आपके पास उदाहरण के तौर पर जीवाणु और कवक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किस प्रकार से संतुलित रहती है, वो बताना है। आप सभी को पता होगा बेटा कि पादप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। अब वो विधि क्या है मैंने पाठ में समझाया हुआ है, तो आप जाकर वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कहता है क्या कि ऑक्सीजन की मात्रा किस प्रकार बनी रहती है। आपको पता है सभी जीव जंतु जैसे हम लोग बेटा ऑक्सीजन पर निर्भर है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बेटा तो हम कहीं ना कहीं मर जाएंगे, या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी वृद्धि और विकास की दर पर प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मोचित करते हैं। वहीं पर जो पौधे होते हैं बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निर्मोचित करते हैं। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेना। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। भाई वनों में व्यर्थ कैसे हो सकता है। वनों में आप कहते हो कि जो भी चीजें खाई जाती है पचाई जाती है वो सब मृदा का पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। जो चीज बच भी जाता है, जैसे मान लीजिए कोई जीव जंतु मर गया और उसको किसी दूसरे जीव ने खाया नहीं, वो सड़ना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव उसको सड़ाकर गलाकर मिट्टी का ही भाग बना देते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कोई भी भाग, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती है, कोई ना कोई प्रयोग कर ही लेता है, उपयोग में आ ही जाती है। ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हो। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता क्योंकि सूक्ष्म जीव कचरे पर कार्य करते हैं और उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। यह ह्यूमस सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाए। ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। बेटा वनों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे दवाइयाँ, दवाइयों के लिए कुछ महत्वपूर्ण औषधि वगैरह के रूप में कह सकते हैं आप, लकड़ी, कागज, तेल, गम, ये सब। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कहता है कीट, तितलियां, मधुमक्खियां, पुष्प, पक्षी, पादप डैश पादपों की डैश में सहायता करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि यार मधुमक्खी, मक्खी, तितलियां या फिर कोई और जीव किस चीज में फायदा होता है, किस चीज से किस चीज में फायदा करते हैं पौधों की। मैं कह रहा हूं कि फूलों ने इतने अच्छे खुशबू अपने अंदर समा रखी हैं। वो खुशबू किस लिए है, जिससे कि किसी न किसी तरीके से वो जीवों को आकर्षित करे। जीव जब उन पर जाते हैं बेटा तो उनके बीज उनके पैरों में चिपक जाते हैं, पंखों में चिपक जाते हैं, और बेटा या फिर कह सकते हो पराग कण उनके पंखों में पैरों में चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे किसी फूल पर जाते हैं तो वहां पर उनके वो परागकण गिर जाते हैं, जिससे कि बेटा परागण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। और इस प्रकार से पौधों का ये जो जनन वाला प्रोसेस है वो चल पाता है। तो वही कह रहा है कि यहां पर क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को। वन किसको साफ करते हैं, वायु को, जल को, और किसको करेंगे, जल को। कैसे करते हैं सर, मिट्टी से जल को लेते हैं, चाहे वो गंदा जल क्यों ना हो, उसको वाष्पीकृत करके बादल बनाते हैं, और बादल में होता है साफ पानी, बारिश होती है और हमें नदियों में पानी मिल जाता है। अच्छा जी, हवा को कैसे साफ करते हैं, तो आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बेटा उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, और फिर वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं जो कि साफ शुद्ध ऑक्सीजन होता है। शाक वन में डैश परत बनाते हैं, निचले परत बनाते हैं बेटा। वनों में क्षयमान पत्तियां जंतुओं की लीद को समृद्ध करते हैं, मृदा में असमृद्ध कर देते हैं बेटा। देखो, वनों में क्षयमान पत्तियां जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करते हैं। यहां पर बेटा फिल इन द ब्लैंक नहीं आ पाया, तो इस जगह पर डैश की जगह पर यहां पर आएगा डैश, लीद डैश को, यहां नहीं, यहां पर बेटा लीद के आगे, लीद डैश को समृद्ध करते हैं, तो यहां पर बेटा मृदा को समृद्ध करते हैं, ये आ जाएगा। हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों, मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है बेटा, क्योंकि वन हमारे बगल में तो नहीं है, पर दूर जो वन है वो वहीं से हमारी मदद करते हैं। वहां पर जो बादल बनते हैं बेटा उसकी बारिश यहाँ होती है, वहां पर जो ऑक्सीजन साफ होता है बेटा, या फिर कह सकते हो वायु शुद्ध होती है, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं। तो अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे बेटा तो दिन प्रतिदिन कम होते चले जाएंगे पेड़ पौधे और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
यही सारी बातें हैं। यदि वन नष्ट हो जाएंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। पेड़ और पादपों की अनुपस्थिति में बेटा जीवों के खाद्य पर खतरा पैदा होगा, आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को सही से मृदा को सही से बांध नहीं पाएंगी और जल के कारण बेटा बाढ़ आ जाएगी। हमारे जीवन और वातावरण पर भी आप कह सकते हो घातक प्रभाव पड़ेगा। तो आपको जितनी भी बातें पता है आप इनसे संबंधित लिख सकते हो। कुछ और बातें हैं जो आप लिख सकते हो बेटा, तो नोट डाउन कर लो, यानी लिख लो, क्योंकि टीचर कभी भी पता है क्या चाहता है कि बच्चा अपने अनुसार उत्तर लिखे। मेरे को बेस्ट क्या लगता है पता है, कि जब आप इसे पढ़कर आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कॉपी पेस्ट मत करो, रट्टा मत मारो। शुरू हो गया यदि वन नहीं होंगे तो, यदि वन नहीं होंगे तो, यदि वन नहीं होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, की मात्रा बढ़ेगी, की मात्रा बढ़ेगी। फिर आ जाओ, यदि वन नहीं होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, यदि वन नहीं होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। अरे भाई ऐसे कौन तैयारी करता है, गलत काम है, ऐसे नहीं। आराम से पढ़ो, सोचो, अरे यार बात तो सही है कि अगर वन नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है बेटा। इससे वातावरण में जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलना शुरू होगा, बाढ़ आ जाएगी, ये एक प्रमुख कह सकते हो आपदा बन जाएगी भाई। तो ऐसे ही बेटा और भी बातें हैं जिनके बारे में आप पढ़कर लिख सकते हो। समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु पादप होने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि सभी जंतु और पादप एक दूसरे पर निर्भर होते हैं बेटा। एक जंतु पादप दूसरे की सहायता करता है जीवन यापन में, दूसरा पहले की। मान लीजिए मैं कहता हूं कि जंगलों में अचानक से शाकाहारी जीव सभी खत्म हो जाएं, तो क्या होगा, मांसाहारी जीवों को भोजन नहीं मिल पाएगा। अगर मांसाहारी जीव खत्म हो जाए, मैं कहता हूं शेर और दूसरे जीव जो है वो खत्म हो जाएं, तो बेटा आप सोच कर देखो, शाकाहारी जीवों को मारने वाला कोई नहीं होगा। शाकाहारी जीवों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सभी शाकाहारी जीव जंगलों में जो पौधे और घास होते हैं वो खाना शुरू करेंगे, सभी घास खत्म हो जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, जंगल खत्म हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि जंगल में शेर नहीं होनी चाहिए या जंगल में हिरन नहीं होनी चाहिए, भैया दोनों ही चाहिए हमें, ठीक है, संतुलित मात्रा में। पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन की आवश्यकता और आवासों के अधिक अवसर प्रदान करता है। वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं ना, और उसकी आवश्यकता क्यों। पादपों के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं, पादप नहीं होंगे तो जंतु कैसे, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, जंतु को जीने के लिए पादप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो वही सारी बातें यहाँ लिखी है। आवास के लिए अधिक मतलब अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों को की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन वृद्धि में सहायक होते हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्व की आपूर्ति करते हैं और कह सकते हो भरपूर उपयोगिता बनाते हैं। चित्र 17.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करते वक्त तीरों का निशान लगाकर बस उसको भूल गया कि कहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा। तो इसके चित्र का उत्तर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को। इस चित्र के उत्तर को आप बेटा यहाँ पर देखकर बना सकते हो। ये बादल है, वायुमंडल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वर्षा है, ऑक्सीजन है, पादप है, जंतु है, मृदा है, अपघटक है और भौम जल स्तर है बेटा नीचे में। अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है बेटा। गोंद वनों से मिलता है, प्लाईवुड वनों से मिलता है, सील करने की लाख भी वनों से मिलती है, केरोसिन वनों से नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बेटा वनों में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, सरासर गलत बात है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम बताइए। तो बोलो वो उतना क्या है, ह्यूमस बनता है। बालू थोड़ी बन जाता है ना, मशरूम बनता है, तो ह्यूमस बनता है बेटा। यही उत्तर है और यही आखिरी प्रश्न बेटा। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर ढंग से समझ में आ गए होंगे। मैंने जल्दबाजी में थोड़े से प्रश्न कराए, मुझे अभी कहीं जाना था और मैंने बहुत जल्दबाजी में आप लोगों को ये चीज़ें समझाई हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया बेटा, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन सर ने बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दिया, मुझे और ज़्यादा डिटेल में जानना है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उस प्रश्न के लिए स्पेसिफिक वीडियो बना कर दूंगा। और अगर आप लाइव सेशन चाहते हो बेटा तो इस वीडियो पर कम से कम 50 लाइक ठोको, और 50 लाइक आते ही मैं आप लोगों की लाइव सेशन का टाइम और शेड्यूल बता दूंगा, जिससे कि हम बैठकर मिलकर तैयारी करेंगे, अच्छे नंबर लेंगे। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय बेटा।